हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप यू ऑल आर फाइन, एंजॉइंग इन योर होम। और क्वारंटीन तो तुम लोग कर ही दिया गवर्नमेंट ने, पढ़ाई लिखाई तुम लोग कर नहीं रहे होंगे, तो हमने सोचा कि चलो हम ही लोग पढ़ा देते हैं, तुम तो अपने आप पढ़ोगे नहीं। चलो तो जो भी हमारी क्लासेस चल रही थी, लास्ट क्लास में मैंने जो भी आप लोगों को पढ़ाया था उसको आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर चल रहा था हमारा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जहाँ तक मुझे याद है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको रॉल्स लॉ करा दिया है, हेनरीज लॉ करा दिया है, और आइडियल सॉल्यूशन करा दिया है, और बेसिक जो इंट्रोडक्शन था सॉल्यूशन का मैंने वो भी करा दिया है। फिर भी कोई टॉपिक ऐसा जो मैंने नहीं कराया मुझे प्लीज़ मैसेज कर देना। मैसेज कैसे करोगे, एप्लीकेशन है आपके पास, एप्लीकेशन के अंदर चैट वाला ऑप्शन है, तो उसमें जाके जो भी डाउट है या फिर आपको लगता है कि मैंने वो टॉपिक नहीं कराया तो वो आप मैसेज कर देना, मैं एक बार चेक कर लूँगा कराया है कि नहीं कराया है। और इसीलिए आज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि यहाँ से आपको समझ में आ जाए। अगर बीच में से मैं पढ़ाऊँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को, तो इसलिए मैं नए टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बात आती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। देखो भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। सपोज करो वी हैव टू कंटेनर्स, एक कंटेनर हमारा ये रहा छोटा सा, और एक कंटेनर ये रहा टेढ़ा मेढ़ा सा। ओके, तो इस कंटेनर के अंदर हमने भर दिया, दोनों कंटेनर्स के अंदर बेसिकली वाटर है, इसके अंदर मैंने डिसॉल्व कर दिया सपोज करो इथाइल अल्कोहल, और इसके अंदर मैंने डिसॉल्व कर दिया NaCl। ओके, तो मैंने इथाइल अल्कोहल के कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें डिसॉल्व किए हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने सोडियम क्लोराइड के इसके अंदर डिसॉल्व कर दिए। अब होगा क्या, आप कहोगे कि इथाइल अल्कोहल जो है उसका नेचर अलग है, सोडियम क्लोराइड का नेचर अलग है, एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, एक कोवैलेंट कंपाउंड है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली होती है वो इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, so colligative property is a kind of property which depends upon number of particles, not the nature of particles. particles का क्या नेचर है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि जो पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, बस। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ particles, not the nature of molecules। molecules या फिर particles, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का क्या नेचर है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब चेंजमेंट होता है वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो भी उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी। लेकिन जो भी आपने कंपोनेंट डिसॉल्व किया है उसका नेचर क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो इलेक्ट्रोवैलेंट हो हमें तो फर्क नहीं पड़ता, वो आयोनिक हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोवैलेंट हो हमें भाई साहब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि आप जब भी कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे, सॉल्यूट का क्या नेचर है वी रियली डोंट केयर, वी केयर अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। कितने पार्टिकल डिसॉल्व किए हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बदल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बदल सकते हैं, बट नेचर ऑफ पार्टिकल्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे कोई भी असर नहीं डालते। सिंपल सी बात है, दिमाग में बिठा लो। इसको करता हूं मैं रफ और चलता हूं मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अगले पड़ाव पे। देखो ये बेटा 4 टाइप्स की होती हैं। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है 4 तरह की है, और चारों ही आपको पढ़नी है। पहली है relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point। तीसरी है depression of freezing point और मे बी मेल्टिंग पॉइंट। और चौथी है
ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हमें पढ़ना है। रफ करने के लिए हमारे पास डस्टर ना होने के कारण हम यूज कर रहे हैं टिश्यू पेपर। देखो हम कितने समझदार हैं। चलो, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, एंड द फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये चारों की चारों जो कंडीशन है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम या ज्यादा होने पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बदलाव आ सकते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी बदलाव आ सकते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में भी बदलाव आ सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी चेंजमेंट आ सकते हैं। नेचर सॉल्यूट का क्या है वी रियली डोंट केयर अबाउट। ओके, चलिए ये फटाफट आप नोट करो। मैं जरा चेक कर लूं वीडियो सही बन रही है कि नहीं बन रही। भाई दिख तो सही रहा है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। पता चला, एक सेकंड और देख लूं मैं। हाँ जी, वीडियो सही बन रही है। पता चला कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही है। मेरा भी घंटा खराब हो जाएगा और आप लोगों को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये फटाफट आप नोट करो और चलते हैं हम लोग आगे। चलिए जी, नोट कर लिया, वेरी गुड। कुछ बच्चे 100% कह रहा हूँ, जितने बच्चे तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो ना अभी, तो तुम में से, आई एम टॉकिंग अबाउट माय स्टूडेंट्स, तो जितने भी तुम स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हो ना, उनमें से आधे तो ऐसे बैठे होंगे जो कॉपी लेकर भी नहीं बैठे होंगे। चलो ठीक है भैया, कोई देख लें क्या पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे बैठे होंगे, कॉपी किताब नहीं रखी होगी तुम लोगों ने। तो जो भी तुम्हारी क्लासेस होती हैं, प्लीज कॉपी पेन लेके बैठो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट करो, नोट्स बनाओ, न्यूमेरिकल्स करो, लर्न करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हें मैं मिलूंगा उस दिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इस बात को याद कर रखो और रेगुलरली जो भी पढ़ा रहा हूँ सबके नोट्स बनाओ। ओके, चलिए। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आखिर कैसे वेपर प्रेशर में कमी आएगी उसके बारे में बात करेंगे। चूंकि तुम लोग समझदार हो इसलिए तुम लोग ज्यादा समझदार हो तो यू नो दैट non-volatile solute decreases the vapor pressure of solution। आप लोगों को पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है, और पता है तो भी बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं पता है वो देख लो, समझ लो। देखो ये मैंने लिया पानी, हमें पता है पानी क्या होता है, वोलेटाइल। ओके, मैंने क्या किया, मैंने इसमें मिला दिया कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये क्या बन गया आपका, एक सॉल्यूशन आपका यहाँ पे तैयार हो गया। पसीने इतने आ रहे हैं क्या बताऊं, फैन ऑफ कर रखा है मैंने ताकि आवाज क्लियर आ जाए। देखो मेरा कितना बड़ा त्याग है तुम लोगों के लिए, फिर भी तुम लोग पढ़ते नहीं हो। सो वी हैव अ कंटेनर इन विच वी पोर सम अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर इज अ वोलेटाइल। अब हमने क्या किया, हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो जब आप इसके अंदर पानी लेते हो तो पानी का अपना एक वेपर प्रेशर है, और वो वेपर प्रेशर इसका प्योर वेपर प्रेशर होता है, क्योंकि इसके वेपर प्रेशर को अपोज करने वाला कोई भी नहीं है, इसके वेपर प्रेशर को रोकने वाला कोई नहीं है, इसके वेपर प्रेशर को टोकने वाला कोई भी नहीं है, इसके वेपर प्रेशर को कम करने वाला कोई भी नहीं है। जो प्रेशर है वो इसका वेपर प्रेशर है,
जैसे ही आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे, अब क्या होगा कि जो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो इसके वेपर प्रेशर को अपोज कर रहे होंगे। अब जो इसका वेपर प्रेशर होगा कंपैरेटिवली कम हो चुका है। कम क्यों हो चुका है? क्योंकि अब पानी फ्री नहीं है अपना कंप्लीट वेपर प्रेशर दिखाने के लिए, तो इसीलिए पानी का जो वेपर प्रेशर है वो कंपैरेटिवली क्या हो चुका है? कम हो चुका है। किसकी वजह से कम हो चुका है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से वो वेपर प्रेशर कम हो चुका है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो एक्चुअल में किसका वेपर प्रेशर होगा? वो वेपर प्रेशर होगा सिर्फ और सिर्फ पानी का वेपर प्रेशर, यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है तो उसका तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। ओके, वेपर प्रेशर किसका होगा? सॉल्वेंट का। तो इस सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, जिसमें से सॉल्यूट का वेपर प्रेशर होता ही नहीं है क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में जितना भी वेपर प्रेशर होगा वो कंप्लीट वेपर प्रेशर किस चीज का होगा? वो कंप्लीट वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का। ओके, दूसरी बात, अब ये जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये वाला वेपर प्रेशर और ये वाला वेपर प्रेशर दोनों कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला वेपर प्रेशर तो बहुत ज्यादा था, ये वाला वेपर प्रेशर क्या हो चुका है? कम हो चुका है। क्यों कम हो चुका है? क्योंकि यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स फ्री थे वेपर प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो इतने फ्री नहीं है क्योंकि उनकी जो फ्रीडम है उस फ्रीडम में आपत्ति, हाँ आपत्ति, भूल गया आपत्ति को क्या कहते हैं, आपत्ति के आगे। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है ये फ्री है, कंप्लीटली फ्री है वेपर प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए, लेकिन जब आप बात करते हो यहाँ पे तो जो सॉल्यूट है वो अपोज कर रहा है उसकी फ्रीडम को, जिसकी वजह से वो कंप्लीट फ्री नहीं हो पा रहा है और ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पा रहा। जैसे कि तुम लोग हो, जब तुम लोग होते हो अकेले, जब तुम लोग होते हो दोस्तों के सामने, दोस्तों के साथ, तो तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कि तुम भी ऐसे, तुम्हारे दोस्त भी ऐसे, तो मजे से आप कुछ भी करते रहते हो। तो उस कंडीशन में आपको अपोज करने वाला, आपको रोकने वाला कुछ भी नहीं है। आप गाली भी देते हो, चिल्लाते भी हो, शोर भी मचाते हो, अपोज कोई करता ही नहीं है, तो आपकी कंप्लीट फ्रीडम है। लेकिन जैसे ही आप पहुंचोगे अपने घर पे तो आपकी फ्रीडम कंप्लीटली खत्म, क्योंकि वहां है आपके मम्मी पापा, और वो मम्मी पापा क्या करेंगे? वो आपकी फ्रीडम को अपोज करेंगे, फ्रीडम को रोकेंगे, कम करेंगे। ना आप मम्मी पापा के सामने ज्यादा चिल्ला सकते, ना शोर मचा सकते, गाली देना तो बहुत दूर की बात है। गाली दोगे तो भाई साहब चेहरे पे आपके दिखाएंगे वो लाली, इसलिए आप नहीं दे पाओगे गाली, तो इसीलिए गाली नहीं दे सकते। ओके, सो ये था हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कि जब सॉल्वेंट होता है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है क्योंकि वो फ्री है, उसके अंदर फ्रीडम है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर सॉल्वेंट मिलाओगे जो कि नॉन वोलेटाइल है, वो उसकी फ्रीडम को कम कर देगा, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको ड्राइव करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं पूरा। मेरा बोर्ड भी हिलते हुए, पूरा बोर्ड हिल रहा है, ये कोई नहीं, इसको भी ठीक कराएंगे। आज पहला सेटअप और नया नया सेटअप है, इसलिए दिक्कत हो रही है। चलिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चीजों को थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। लेट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P नॉट A, ये याद है? ये टर्म्स हम लोगों ने पहले भी लिखी हुई थी ना। ए हम सॉल्वेंट के लिए लिख रहे हैं, पी का मतलब प्रेशर और पी नॉट का मतलब क्या होता है? प्योर स्टेट में जो उसका प्रेशर होता है। तो लेट द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी नॉट ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट पी नॉट बी। अभी तुम में से कुछ बच्चे कहोगे कि भैया वेपर प्रेशर और सॉल्यूट ये कैसे हो सकता है? अभी तो आप कहते हैं कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूट का वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है। जब वो नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा? तुम्हारे दिमाग में आ गया सवाल, तो सवाल को भी दूर कर दिया जाएगा। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट पी नॉट बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम PA लिख सकते हैं। पार्शियल क्यों है? देखो यहाँ पे तो प्योर कंडीशन में था, अब यहाँ पे प्योर कंडीशन नहीं है। ये कौन सी कंडीशन है? जब सॉल्वेंट आपने कहाँ पे मिला दिया है?
सॉल्वेंट में जब आपने सॉल्यूट मिला दिया और आपने बना दिया वहां पे सॉल्यूशन, तो ये जो मैंने वो कंडीशन लिखी है वो किसकी लिखी हुई है, जब आपने सॉल्यूशन बना दिया है। तो अब चूंकि आप सॉल्यूशन बना चुके हो तो उस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर है ही नहीं, सॉल्यूट का जो भी कंडीशन है सॉल्यूट का एक ही काम है, वो सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को अपोज कर रहा है। तो सॉल्यूशन में जितना भी वेपर प्रेशर होगा वो सारा वेपर प्रेशर किसकी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से है। तो जो भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, लेकिन वो वेपर प्रेशर अब कंपैरेटिवली कम हो चुका है, तो इसलिए हम लिख रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, या फिर हम लिख सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये वेपर प्रेशर पी नॉट के कंपैरिजन में क्या होगा, कम। दोबारा समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा, क्योंकि सॉल्वेंट फ्री है, उसको अपोज करने वाला कोई नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल वेपर प्रेशर को अपोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली कम हो चुका है। मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent is equal to eta A mole fraction of solute eta B। eta मोल फ्रैक्शन के लिए आप eta लगाओ, बीटा लगाओ, आपका जो मन करे आप लगाओ। आप कहोगे भैया बुक में तो ये सिंबल दे रखा है ये, तो आपको जो मन करे आप वो सिंबल यूज कर सकते हैं, ईटा करो या मत करो। ओके, इसको फटाफट नोट करो, चलते हैं हम फिर आगे। चलिए भाई, नोट कर लिया, तब कर दूं। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अब तुम कहोगे राउल्स लॉ, कुछ बच्चे कहेंगे राउल्स लॉ पढ़ा दिया है, कुछ बच्चे कहेंगे राउल्स लॉ नहीं पढ़ाया है, तो मुझे भी कंफर्मेशन नहीं है अभी कि मैंने राउल्स लॉ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। पढ़ा दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ाया है तो यहीं पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, PA is directly proportional to eta A, ये है राउल्स लॉ। अगर मैंने पढ़ा दिया तो आपको बात समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं पढ़ाया है तो चलो साइड में अभी बता देता हूँ क्या है। देखो भाई, राउल्स लॉ क्या है, पहले राउल्स लॉ क्या है वो छोड़ो, उसके लॉ को जान लेते हैं हम लोग सबसे पहले, राउल रॉल को बाद में देखेंगे। देखो PA क्या है, यह है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। PA सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, किस कंडीशन में, जब सॉल्यूशन में एक वोलेटाइल सॉल्वेंट हो और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो। कैसे सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर जो सॉल्वेंट है, क्यों हिल रहा है भाई, जो सॉल्वेंट है वो तो होना चाहिए वोलेटाइल, और जो सॉल्यूट है वो होना चाहिए नॉन वोलेटाइल। ओके, सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल हो, जो सॉल्यूट है वो क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होगा। अब इस कंडीशन में देखो बेटा क्या होगा, जो सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर वो क्या है, P नॉट है, प्योर स्टेट के अंदर था, इसका क्या होगा P नॉट B। लेकिन चूंकि इसका तो वेपर प्रेशर P नॉट B तो हम एक सिंबल दे रहे हैं, इसका इनिशियल सिंबल है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो तो नॉन वोलेटाइल है, तो उसका तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं ना, यहाँ तो वेपर प्रेशर आ ही नहीं सकता, होगा ही नहीं इसका वेपर प्रेशर। तो अब जब इन दोनों का ऐड करके सॉल्यूशन बनाओगे तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा, और तो किसी पर डिपेंड करेगा नहीं। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, कंपैरेटिवली कम, क्योंकि ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो अपोज कर रहा होगा इसके वेपर प्रेशर को, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। पार्शियल क्यों होगा वेपर प्रेशर बच्चे वो, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो प्योर स्टेट में बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर दे पा रहा था, लेकिन अब वो अपने वेपर प्रेशर का कुछ ही पार्ट दिखा पा रहा है, तो इसलिए सॉल्यूशन में हम क्या यूज करते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर।
और वो मैंने ए इसलिए लगाया है क्योंकि जितना भी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया पीए। अब मैंने लिखा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा है। अब एक सिंपल सी बात सोचो, जो भी ये पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? पार्शियल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के। ओके, देखो अगर मान लो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा है सॉल्यूशन के अंदर तो प्रेशर ज्यादा होगा। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कंपैरेटिवली आप कम कर दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा A। इसका मतलब है सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे सॉल्वेंट के उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का। सिंपल सी बात है। तो यही हमारे राहुल साहब ने बताया था। तो PA इक्वल्स टू P नॉट A ईटा A। और ये कैसे बना ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मुझे याद है कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो PA इक्वल्स टू P नॉट ईटा है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे पता है मैंने आपको पढ़ा दिया है तो मुझे मैसेज कर देना कहाँ पे करना मैंने आपको बता दिया है। हमारी जो कोचिंग की ऐप है क्या कोचिंग की ऐप में चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे जाकर मैसेज कर देना अगर मैंने नहीं पढ़ा है। मुझे पता है मैं पढ़ा चुका हूँ फिर भी आप देख लेना एक बार। PA इक्वल्स टू P नॉट A ईटा है। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया P नॉट A आ गया। देखो पार्शियल प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा सॉल्वेंट के एक्चुअल प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर? सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात है नहीं। अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डाल्टन साहब की जो कहते हैं टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का प्रेशर प्लस सॉल्वेंट का प्रेशर, यही तो होगा टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर की बात करते हैं, क्या होगा? PA टोटल प्रेशर क्या होगा? सिर्फ PA। अब तुम कहोगे भैया PA क्यों है टोटल प्रेशर? तो टोटल प्रेशर PA इसलिए है क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो सॉल्यूट है उसका तो वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, बस मैंने आपको सिंबल दिखा दिया था। लेकिन सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर है ही नहीं। जब उसका वेपर प्रेशर है ही नहीं तो कंप्लीट जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो कौन सा वेपर प्रेशर होगा? वो PA के बराबर होगा। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके बराबर होगा? वो PA के बराबर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? आगे चलें? वेरी गुड, चलिए। तो ये हो गया हमारा फिजिकल टू PA। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे लिखते हैं, आगे इसको हम ड्राइव करते हैं। उससे पहले आप इसको नोट कर दो क्योंकि मुझे ऐसा करना है। ये भी नोट कर लो, जिसको ये नहीं पता उसको भी नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए भी नोट कर लिया, रफ कर दूं। चलिए अब हमें क्या पढ़ना है? रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो देखो द लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? ये डेल्टा PA, यस और नो? डेल्टा PA तो होगा। अभी डेल्टा PA क्या है? P नॉट A माइनस PA। कैसे है इसको जान लो। देखो P नॉट A प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का, मैं लिख देता हूं, मार्कर मिल जाता भाई, मार्कर वैसे ही नहीं मिल रहे आजकल। प्योर यह है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमें पता है कि जो वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा था क्योंकि प्योर स्टेट के अंदर था। लेकिन जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या हो चुका है? कम हो चुका है क्योंकि सॉल्यूट उसको अपोज कर रहा है। तो जब आप बात करोगे लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की तो वो क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा। भाई ये ज्यादा था ये कम था, इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा उतना ही तो प्रेशर कम हुआ है।
जो प्रेशर कम हुआ है वो कितना हुआ है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट इज पी ए, डेल्टा पी ए। तो बेटा डेल्टा पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए। पी ए के बारे में आप लोग अभी पढ़ चुके हो, क्या होता है पी ए, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा ए, और पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए ईटा ए। ये आपको मैंने अभी पढ़ाया था। इस वैल्यू को उठाओ यहाँ पे लगाओ तो क्या बना, पी नॉट ए ईटा ए। भाई दोनों में पी नॉट ए कॉमन है तो पी नॉट ए 1 माइनस ईटा ए। क्लियर? तो ये हो गया डेल्टा पी ए की एक वैल्यू। मैं 2-3 वैल्यूज बता रहा हूँ, उसके हिसाब से फॉर्मूले कर लेना। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस ईटा ए। आपको एक बात पता है, आप वो बहुत समझदार, कि ईटा ए प्लस ईटा बी इक्वल्स टू 1। जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या है, 1 माइनस ईटा ए क्या हो जाएगा, ईटा बी के बराबर। ईटा बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस ईटा ए। वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ईटा बी डेल्टा पी ए। फिर से आप वैल्यू रखना चाहो, डेल्टा पी ए क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। डेल्टा पी ए का मतलब क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ई ईटा बी। यहाँ तक दिख रहा होगा वैसे आपको, ये वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पे। अब हम क्या करें, अब बहुत सारे फॉर्मूलेस बना सकते हो, आप कर सकते हो ईटा बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये कब, जब आपको पूछा जाए कि आपने जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन वाला आपसे पूछता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, और जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर इतना है या पार्शियल वेपर प्रेशर इतना है, तो आप मुझे बताओ कितने ग्राम सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना सीख चुके हैं कि कैसे आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालो, आप कैसे पता लगाओ कि सॉल्यूशन में कितना अमाउंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का डिसॉल्व है। तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो एक तो आपका फॉर्मूला ये वाला बन गया, तो दूसरा हो गया, एक फॉर्मूला ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला ये बन गया, और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और चेंज कर दो, P नॉट A माइनस पी ए अपॉन ईटा बी इक्वल्स टू P नॉट A। आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि जो सॉल्वेंट है उसका प्योर वेपर प्रेशर कितना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो बेटे ये हमने कंप्लीट फॉर्मूलेस बना दिए इसके, ये तीनों फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले हम लोग करने वाले हैं यूज। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दो। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, मार कर गया, the relative lowering of vapor pressure of an ideal solution is equal to mole fraction of the solute। दोबारा लिख लेना, the relative lowering in vapor pressure of an ideal solution is equal to mole fraction of the solute। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। तो जब भी आपसे पूछे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, जो भी सॉल्यूट है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल दो, जो भी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आएगा वही रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बराबर होगा। बहुत सिंपल सा तरीका। कोई और चीज पूछे तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, वरना आपको फॉर्मूला यूज ही नहीं करना। यह रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है, ईटा बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। तो जब भी किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को आपसे पूछा जाए, आपसे बस ये बात पूछेगा कि भाई ये बता दो कि एक सॉल्यूशन है, उसमें इतना हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है, सॉल्यूशन का रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये है, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ये रहा। मोल फ्रैक्शन दिया हो तो ये निकाल सकते हो। तो बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये था रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको फटाफट आप कर लो नोट, जितना आपका रह गया है। चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए इसको रफ कर देते हैं और चलते हैं आगे इस फॉर्मूले को लेकर। फैन ऑफ कर दूं जरा मैं यार, आवाज थोड़ी अजीब आ रही होती फैन की वजह से। चलिए जी, तो फाइनली हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को मिल गया एक फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। यहां तक किसी को दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए। चलते हैं आगे। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन P नॉट ए इक्वल्स टू व्हाट, ईटा बी। क्या था ईटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो हमारा P नॉट ए, ये आपको जो P नॉट ए दिखाई दे रहा है, इस P नॉट ए को आप क्या बोल सकते हो? आप इसको बोल सकते हो P नॉट ए नहीं पी ए को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जो पी ए है वो बेसिकली क्या है, वो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। पी ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल आपको मिले, वो पूछे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालो, तो आपको एक्चुअल में क्या निकालना है? पी ए निकालना है। लिखवाया मैंने पीछे कि जो पी ए है वो हमारा क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अब इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हो। P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन P नॉट ए इक्वल्स टू ईटा बी। ईटा बी क्या होगा? ईटा बी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी कि सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास। तो उसको मैं स्मॉल एम से लिख देता हूं, मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। चलो नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। तो आप इस तरह से भी इसको आगे ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यूज को कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, आपको आगे की वैल्यूज यहाँ पे भी मिल जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। तो आप इस तरह से इसको आगे भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे जो पी है आपके हो सकता है कि बुक के अंदर पी ए की जगह पर पी एस लिखा हो, तो परेशान मत होना। पी एस का मतलब वही है मोलर, पी एस का मतलब क्या, पी ए और पी एस एक ही चीज होती है। यहाँ पे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात हो रही है। तो ये हो गया आपका पी एस और नीचे आ गया पी नॉट ए इक्वल्स टू, और ये था आपका एम बी अपॉन एम बी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बता दो भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी मतलब सॉल्वेंट, और नीचे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो बहुत तरह से आप इसको कर सकते हो, जैसा आपका मन करे आप उसको वैसे कर लेना। मैंने आपको सारे के सारे इसके मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये था आज आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पूरा मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, पूरा इसका मैंने डेरिवेशन कर दिया। अब डेरिवेशन से काम तो चलेगा नहीं, अब हमें करने पड़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो अब मैं आपको लिखवाना चाहता हूं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो आप लिखोगे बड़े प्यार से। चलिए इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूं मैं आपको। न्यूमेरिकल लिखो, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 92.5 mm of Hg। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, देखो पानी की बात चल रही है ना, इसका मतलब क्या, हम प्योर स्टेट की बात कर रहे हैं, प्योर वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है, 92.5 mm of Hg, 92.5 mm of Hg at 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना दिया है, 300 केल्विन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ
1 मोलल solution, vapor pressure of 1 molal solution of non volatile solute in it. Vapor pressure of 1 mole solution, vapor pressure of 1 mole solution of non volatile solute. अब आपको पानी का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, आपको 1 मोल सॉल्यूशन दिया हुआ है, और जो 1 मोल सॉल्यूशन है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर आपको निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, दोबारा इसको लिख लो। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 92.5 mm of Hg at 300 Kelvin. Calculate vapor pressure of 1 molar solution of non-volatile solute in it. अब भाई यहाँ पे एक चीज देखो कि इस पूरे के पूरे ड्रामेबाजी में आपको P0A दिया है, चलो आपने P0A की वैल्यू लिख दी। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PS, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा है ना, क्या होगा, चलो निकाल लेंगे। P0A की वैल्यू दी हुई है, चलो ये भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। NB NA प्लस NB, भाई ये सारी चीजें कहाँ से लिखेंगे, ये बात समझ में नहीं आई, ये तो दे ही रखी ना। तो अब इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, पहली बात जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि ये जो सॉल्यूशन है, ये रहा मेरा कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर जो भी हमने सॉल्यूशन भरा हुआ है, इस सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, नंबर एक पानी, नंबर दो पता नहीं क्या है, ना हमें पता क्या है और ना हमें पता करना कि वो क्या है, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे पानी है। जो वेपर प्रेशर होगा ना, वो वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, वो पानी पर डिपेंड कर रहा है। और जब वेपर प्रेशर पानी पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो पानी के मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा। पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा, वेपर प्रेशर पे एक वो वेरिएशन आएगा, पानी के मॉलिक्यूल्स कम, तो भी वेपर प्रेशर में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो जो भी वेपर प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, पानी वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से। ओके, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें पानी से लेना देना है। और ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि जब भी हम कोई भी सवाल करेंगे, आपसे कोई भी पूछे कि 1 मोल वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1 मोलल, जब भी आपसे बात की जाए 1 मोल की, तो हमेशा याद रखना कि 55.55 ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। जब भी 1 मोलर की बात की जाए तो 55.55 ये होगा मोलर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉरी, ये होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर हो गई बात। तो अब आपको क्या करना है भाई, वैल्यू सारी आपको दे दी है, तो इस वैल्यूज को पुट करें और इस सवाल को खुद करें। मैंने आपको चीजें कुछ यहाँ पे बता दी, सवाल ना हो तो पूछ लेना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पीए की वैल्यू आ चुकी है, 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 55.55। जब भी सॉल्यूशन की बात करेगा, जब भी पानी की बात करेगा, तो वैल्यू क्या है, 55.55। ये भी वैल्यू आपकी आ चुकी है, पानी की दे रखी है, और ये 300 केल्विन जो टेम्परेचर दिया, इसका तो कोई यूज है नहीं ना, हमें इसका कुछ यूज करना, क्योंकि टेम्परेचर से वो लेना देना ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को लिखें। क्वेश्चन आप करोगे, नहीं होंगे तो मैं करूंगा, टाइम खराब होगा इसलिए आप ही करते चले जाओ। मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो आपको नोट करने हैं, जो आपको करके लेकर आने हैं अगली क्लास में। लिखिए अगला क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। और हाँ, इस बात को ध्यान रखें कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको फटाफट नोट करें। इस चक्कर में मत रहना कि वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद हम नोट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो 6 से 7 के स्लॉट में आपको मिलेगी, उसके बाद ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी, वीडियो डिलीट हो जाएगी। इसीलिए प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, जो भी लिखवा रहा हूँ, उसको वीडियो के साथ साथ नोट करते चलें। जिन बच्चों ने कॉपी पेन नहीं लिए हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब वो अपने आप देखें क्या करना है, क्योंकि जो भी चीज़ चल रही है वो मिलेगी 6 से 7 के स्लॉट में, उसके बाद वीडियो जो है वो डिलीट कर दूंगा, क्योंकि तुम हो रहे हो बहुत ज़्यादा बदतमीज, पढ़ाई लिखाई तुम करते नहीं हो। नोट करो क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन
of glucose is 750 mm of Hg. The vapor pressure of aqueous solution of glucose is 750 mm of Hg at 373 Kelvin. Calculate the mole fraction of solute and molality. Calculate the mole fraction of solute and molality. दोबारा सुन लो. The vapor pressure of an aqueous solution of glucose is 750 mm of Hg. 750 mm of Hg ये क्या है? ये है vapor pressure of solution of glucose. ठीक है, ये दे रखा है. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलैलिटी ये आपको निकालनी है. देखो यहाँ पे आपको पीएस की वैल्यू दे रखी है 750 mm ऑफ Hg. पीएस आपको दे रखा है P नॉट A. सबसे पहली बात आपको क्या निकालना है यहाँ पे? P नॉट, हाँ P नॉट A निकालना है. अबे P नॉट A की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी ये आपको देखना है. देखना क्या है, यहाँ पे 750 mm ऑफ Hg दे रखा है. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ये मैंने लिख दिया है. P नॉट A की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? आप सोचो क्या लिखोगे आप. इसके बाद आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, यानी कि आपको Nb की वैल्यू भी निकालनी है. और उसके बाद आपको निकालनी है यहाँ पे मोलैलिटी. कैसे करोगे क्वेश्चन? सोचो, क्वेश्चन को कर लेना. नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, चैट बॉक्स में लिख देना, फिर मैं करा दूंगा. रफ कर रहा हूं. अगला क्वेश्चन लिखो. लिखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट certain temperature is 640 mm of Hg. 640 mm of Hg. 640 mm of Hg. 2.175 gram. 2.175 gram non-volatile solute is added. 2.175 gram non-volatile solute is added to 39 gram of benzene. To 39 gram of benzene. Vapor pressure of solution is 600 mm of Hg. Vapor pressure of solution is 600 mm of Hg. Vapor pressure of solution is 600 mm of Hg. What is molecular weight of solute? What is molecular weight of solute? आपको क्या निकालना है यहाँ पे? solute का molecular weight. solute का molecular weight. देखो जैसे यहाँ पे 4 हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर लगभग आपका चैप्टर खत्म ही हो जाएगा. चैप्टर खत्म होने के बाद आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट आपको करना है. उस असाइनमेंट में क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सब आप लोग करेंगे घर पे अपने आराम से करना. अगर ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो हम लोग अपने कोचिंग में, अपने इंस्टीट्यूट में ही सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन होने के बाद इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं प्लस जो मैंने असाइनमेंट में आपको कराया है, जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, उसके अलावा एक सिंगल क्वेश्चन भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी चैप्टर सॉल्यूशन में. ये गारंटी की बात है. असाइनमेंट कर लेना, असाइनमेंट करने के बाद एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बोर्ड में एक सिंगल क्वेश्चन भी असाइनमेंट से बाहर नहीं आने वाला है. जो असाइनमेंट दिए जाएंगे वही बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे. बोर्ड वालों से मेरी बात हो चुकी है, तो जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसके बाद वो क्वेश्चन नहीं देंगे. ओके, तो ये नोट कर लेना. और उसके बाद जो मैं असाइनमेंट दूंगा वो कर लेना घर पे. बस सॉल्यूशन में आपको उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. इवन तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और कुछ डिटेल में पढ़ना है तो बात अलग है, बाकी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं. तो ये होगी आपके आज एक मौज वाली बात. तो चलते हैं अगले न्यूमेरिकल के पास. नोट करें अगला
न्यूमेरिकल। कैलकुलेट वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, कैलकुलेट वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, कैलकुलेट वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 40। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40। क्या कह रहे हो? ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, चलो अच्छी बात है। 40 which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन, 114 ग्राम ऑक्टेन। दोबारा सुन लो, कैलकुलेट वेट ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट which should be dissolved in 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन to reduce its vapor pressure to 80%। जो वेपर प्रेशर रिड्यूस कितना हो रहा है? 80%। दोबारा सुने, कैलकुलेट वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपको क्या करना है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका आपको वेट कैलकुलेट करना है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 40, उसको 114 ग्राम ऑक्टेन में डिसॉल्व किया गया, जिसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो कितना हो चुका है? 80%। ऑक्टेन जिसको नहीं पता, ऑक्टेन क्या है? एल्केन। फॉर्मूला क्या होता है ऑक्टेन का? C8H18 CnH2n+2, यही फॉर्मूला होता है ना एल्केन का। तो हमने ऑक्टेन है तो 8 यहाँ पे कार्बन रखा, 8 2 जा 16, 16 और 2 18। तो बेटा ये हो गया फॉर्मूला हमारा ऑक्टेन का। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपका ये रहा। अगला न्यूमेरिकल लिखो। बहुत है और कराओ न्यूमेरिकल्स। ये लगभग हमने रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर काफी सारे न्यूमेरिकल कर लिए हैं। ठीक है, इतने अगर तुमने न्यूमेरिकली सारे के सारे कर लिए तो रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आपको कोई परेशानी आने वाली है नहीं। और अगर ये नहीं हुए तो परेशानी तो भैया आपको जिंदगी भर आएगी आएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं अगली क्लास में जो होगी आपकी परसों। आपके जो क्लास का शेड्यूल है वो क्लास का शेड्यूल आपका रहेगा TTS केमिस्ट्री। कितने बजे होगी क्लास आपकी? शाम को 6 बजे। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे केमिस्ट्री क्लास है शाम को 6 बजे। मैथ्स और फिजिक्स की क्लास के लिए आप मैथ्स और फिजिक्स के सर से बात कर लेना। केमिस्ट्री की TTS में 6 बजे आपकी क्लास होगी। जो आपका स्लॉट पहले था कोचिंग का वही स्लॉट आपका इस समय रहेगा। और प्लीज कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो लिखवा रहा हूँ उसको लिखा करो। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इतना पढ़ लोगे आपका काम चल जाएगा। चल नहीं जाएगा काम पूरा हो जाएगा। ओके, फिर इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो न्यूमेरिकल करा रहा वो कर लो, बाकी न्यूमेरिकल की कुछ प्रैक्टिस कर लेना बस। बाकी सुबह शाम तक करना क्या है? फिल्में देखो, वेब सीरीज देखो और पढ़ाई का मन करे तो कर लेना, बाकी ठीक है। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।